बच्चों आज करते हैं हम एक्सरसाइज 6.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको सिमिलैरिटी के जो रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बताना है कौन सी ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हैं और कौन सी ट्रायंगल सिमिलर नहीं हैं। जो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो वो किस रूल से सिमिलर हुई हैं ये आपको बताना है। और ट्रायंगल्स को प्रॉपर ऑर्डर में भी लिखना है जो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिमिलैरिटी में आप कि ए बी सी जैसे मर्जी नाम उसका लिख दें कि इस ट्रायंगल ए बी सी को आप ए बी सी लिख दें, ए सी बी लिख दें, बी सी ए जैसे मर्जी लिख सकें। ऐसा नहीं होता सिमिलैरिटी में, एक प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे ज़रा फर्स्ट पेयर देखें क्वेश्चन नंबर 1 का। ये दो ट्रायंगल बनी हुई हैं, आपको चेक करना है क्या ये ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो हम देखते हैं दोनों, इनमें कोई साइड तो गिवन है नहीं, सभी एंगल्स हैं। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले 60-60 यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बच्चों। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू भी है। तो मैंने आपको रूल्स में बताया था कि दो ट्रायंगल्स के अगर कोई दो एंगल भी इक्वल हो जाएं तो वो सिमिलर हो जाती हैं। किस रूल से? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। इसमें तो 3 एंगल दे रखे हैं, तीसरा भी इक्वल है, तो एक इस रूल से सिमिलर हुई बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी। चाहे इसको आप बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी लिख दें। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू। अब बच्चों देखो, पहली ट्रायंगल आपने जिस भी ऑर्डर में लिखनी है लिख देना। दूसरी ट्रायंगल का ऑर्डर जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग सेलेक्ट करना है आपको कि ए के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल था। ट्रायंगल का नाम आपने वही वहीं से शुरू करना है। ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था? पी। बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था? एंगल क्यू। और सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था? इक्वल आर। तो ट्रायंगल का नाम पी क्यू आर। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हमेशा पी क्यू आर ही आए, क्यू पी आर भी आ सकता है। मान लो जस्ट एग्जांपल के लिए कि एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल आया होता, एंगल बी इक्वल टू आर होता, एंगल सी इज इक्वल टू पी होता, तब आप पहली ट्रायंगल का ऑर्डर मान लो आपने ए बी सी लिखा। फर्स्ट का तो जो मर्जी ले सकते हैं, लेकिन सेकंड का हमने ध्यान से लिखना होता है बच्चों। अब ए किसके इक्वल है? क्यू के। ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था? एंगल। तो यहाँ पे ट्रायंगल का नाम जो है स्टार्टिंग में क्यू, फिर बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन था? आर। और सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन? पी। तो ट्रायंगल का नाम आपने ट्रायंगल का क्यू आर पी लिखना है। अगर आप यहाँ पी क्यू आर लिख दोगे तो वो गलत होने के चांस रहते हैं। ठीक है, गलत क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा एक्सरसाइज में, कि जब हम सी पी एस टी रूल लगाते हैं बच्चों, वहाँ पे जो कंडीशंस हमने निकालनी हैं तो वो गलत आ जाती हैं। ठीक, अभी आपको ये पूरी तरह पता नहीं चलेगा, जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको पूरी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा ये कि इसको क्यू आर पी ही क्यों लिखा, पी क्यू आर क्यों नहीं लिख दिया यहाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं। और ट्रायंगल की नेमिंग आपको मैंने बता दी कैसे। ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी था तो पहले पी लिखना है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू था क्यू, सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर आर। फर्स्ट ट्रायंगल का नाम आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे उसको बी ए सी लिख लो, सी बी ए लिख लो, वो तुम्हारे ऊपर है। अगला क्वेश्चन, इनमें बच्चों कोई एंगल नहीं गिवन, हमें साइड्स ही दे रखी हैं। अब आपको साइड्स का पेयर खुद सेलेक्ट करना है कि किन साइड्स की रेशो इक्वल आ सकती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल आएगी ही आएगी। ठीक है बच्चों, तो देखें ज़रा यहाँ पे ध्यान से, इसको दिमाग लगा के करना है बच्चों। देखो मैं क्या देख रहा हूँ कि 2.5 2.5 डिवाइड बाय 5 ये 1/2 आ जाएगा। 2/4 ये भी 1/2 आ जाएगा। 3/6 ये भी 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दिमाग लगाया कि ये फ्रैक्शन इक्वल आ रही हैं, तो हम इन्हीं की रेशो उठा लेते हैं कि ए बी अपॉन 2 को 4 से डिवाइड अपॉन क्यू आर अगर हम ले लें तो ये 2/4 क्या आ जाएगा बच्चों? 1/2। फिर बी सी के अपॉन में हम ले लेते हैं पी आर, 2.5/5 ढाई। ढाई क्या होता है? 5 का हाफ। इसको डेसिमल हटाना है, आप हटा सकते हो। 5 से ये 5 पे गया, फिर 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये भी क्या आ गया? 1/2। और थर्ड पेयर कौन सा है बच्चों? ए सी। ए सी अपॉन पी क्यू। ए सी कितना है? 3। पी क्यू कितना है? 6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो हमने क्या देखा कि तीनों साइड्स की फ्रैक्शन इक्वल आ गई है, यानी तीनों साइड की प्रोपोर्शन इक्वल आई है। तो इसमें आपको रूल मैंने बताया था वो आपको माइंड में होगा।
जब तीनों ही साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल होती है, साइड साइड साइड, तो कौन सा रूल होता है? साइड साइड साइड। उस साइड 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 रूल से ये दोनों सिमिलर हुई हैं। ठीक है, तो अब पहली ट्रायंगल का नाम देख लो, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसका तो ABC लिख दिया, किस रूल से? साइड साइड। अब दूसरी का नाम देखें बच्चों, AB के कॉरस्पॉन्डिंग रेशो में कौन सी साइड है? QR। तो आपको स्टार्टिंग किससे करनी है? QR से। AB के कॉरस्पॉन्डिंग QR रखनी है। अब QR आ चुका है, थर्ड लेटर जो बचा है वो यहाँ लिख दो। ठीक है ना बच्चों, QRP। तो इस ट्रायंगल का नाम PQR नहीं लिखना आपने, सिमिलैरिटी में क्या लिखना है? QRP, क्योंकि AB के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? QR। और तो QR लिख के जो तीसरा लेटर बचा वो यहाँ लिख दो, सारी सेटिंग अपने आप हो जाएगी। देख लो, BC के कॉरस्पॉन्डिंग PR होनी चाहिए थी, देखो BC की जगह पे इधर PR है ना, RP या PR एक ही बात है बच्चों। और AC के कॉरस्पॉन्डिंग PQ होना चाहिए, देखो ACQP, PQ या QP आपको बताया एक ही बात। प्लेस देखना फर्स्ट थर्ड, इसमें भी फर्स्ट थर्ड। तो इस तरह से नेमिंग करनी होती है सिमिलैरिटी में ट्रायंगल्स की। आप इसको PQR नहीं बच्चों लिख सकते। ठीक है, तो जब CPST रूल लगाऊंगा तब आपको बताऊंगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्डर में इसको लिखना क्यों ज़रूरी है। ये क्लियर है बच्चों आपको? इनका नेम है कैसे लिखा वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये देखें बच्चों, अब 2.7 थोड़ा और सा नंबर लग रहा है, आई थिंक इससे कुछ कटने वाला नहीं है। 2.7/5 करोगे कुछ कटेगा ही नहीं, तो ये साइड मेरा ख्याल कभी इक्वल नहीं आएगी। एंगल की इन्वॉल्वमेंट इसमें है ही नहीं कि हम कहते दो साइड के पेयर इक्वल आ रहे हैं और एक एंगल इक्वल है। इसमें तो तीनों ही साइड हैं, तो तीनों की रेशो इक्वल आनी चाहिए। तो 2.7/5 करूँ ये नहीं कटेगा, ये एज इट इज़ पड़ा रहेगा। इसके इक्वल इनमें से कोई भी रेशो नहीं आ सकती। ठीक है ना, तो कोई और पेयर देखें, अगर हम 2/4 करूँ मैं तो 1/2 आ जाएगा। 3/6 करूँ 1/2 आ जाएगा। 2.7/5 इसने कटना नहीं है, एज इट इज़ रहेगा वो। ठीक है, इसी तरह आप कोई और लेके भी देख सकते हैं रेशो। 2/6 ले लो, 3/5 ले लो, तब भी साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आएगी ही नहीं इस केस में। इंटरचेंज करके आप देख सकते हो अलग अलग। ठीक, तो कोई भी एक जोड़ा आप उठा लो। मैं उठा लेता हूँ कि MP/DE, ये उठा लिया मैंने 2/4। चलो जी, एक तो इक्वल आ गया। फिर मैंने उठाया LP/DF, ये भी इक्वल आ गया। लेकिन LM/EF जो है ये है 2.7/5, और ये कट नहीं सकता, तो ये एज इट इज़। तो ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये नॉट इक्वल। तो तीनों साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल है नहीं। दो साइड की प्रोपोर्शन इक्वल है लेकिन एक एंगल होना चाहिए, तो हम ऐसे ऐसे इसको कर सकते थे, लेकिन एंगल तो इसमें दिया नहीं। तो बच्चों आप क्या लिखेंगे कि ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर नहीं है। LMP पहली का ऑर्डर जैसे मर्जी रख लो बच्चों, पर इसमें तो सिमिलर है ही नहीं, तो हम नॉट सिमिलर सीधा लिख सकते हैं बच्चों, इसमें तो सीधा नॉट सिमिलर लिख लो। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो साइड्स की इन्वॉल्वमेंट, एक एंगल दिया हुआ है। अब हम SAS रूल को दिमाग में माइंड में रखेंगे कि इससे सिमिलर होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है होगी। चेक करते हैं। देखो बच्चों, 2.5 के साथ किसकी रेशो लूँ मैं? 2.5 के साथ अगर मैं 10 की लेता हूँ और 5 के साथ 5 की, तो ये आई थिंक इक्वल नहीं आएंगे। 2.5/10 की रेशो और 5/5 की रेशो, ये आई थिंक इक्वल नहीं आएंगे, यहाँ कुछ और आएगा, तो उससे हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो मैं क्या देखता हूँ, 2.5/5, 2.5/5 1/2 आ जाएगा। 5/10 ये भी 1/2 आ जाएगा, ये थोड़ा सा हमें सूट कर रहा है। तो MN/PQ यानी 2.5/5। 2.5 क्या होता है? 5 का हाफ होता है, यानी 2.5 वन ज़ा 2.5। डेसिमल हटा के करना, आप ऐसे कर लो बच्चों कि 5 से हमने 25 को 5 पे कैंसिल किया, देन 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 1/2। उसके बाद ML अपॉन लेते हैं हम QR बच्चों। ML है 5, QR इज़ 10, तो अगेन ये भी कितना आ गया? 1/2। अब एक एंगल भी इक्वल दिया हुआ है बच्चों, एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q 70 डिग्री। तो दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल है और एक एंगल इक्वल है बच्चों। अब मैंने आपको क्या बताया था
कि जब ये कंडीशन आती हैं तो ये जो एंगल है इनका इन साइड्स के बीच में आना ज़रूरी है। क्या बताया था, जो फर्स्ट वाला एंगल है वो इन दोनों के बीच में आना ज़रूरी है। जो साइड्स इक्वल आई है, जिन साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आई है, जो फर्स्ट एंगल है उसमें वो दोनों न्यूमरेटर वाली साइड के बीच में होना ज़रूरी है। और इसी तरह सेकंड एंगल इनके बीच में होना ज़रूरी है। तो चेक करते हैं क्या ऐसा है। एंगल एम देखो बच्चों, एम एन और एम एल इनके बीच में आना चाहिए। एम एन ये जा रही है बच्चों और एम एल ये जा रही है और एंगल एम इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल। अब क्यू को देखते हैं, पी क्यू और क्यू आर के बीच में है ये पी क्यू साइड है बच्चों और ये क्यू आर साइड है, इनके बीच में आया, फंस गया, आ गया। तो कंडीशन फुलफिल है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एस ए एस रूल, अगर एंगल इन साइड्स के बीच में ना आता ये, तब आप इसको लिखते नॉट सिमिलर, फिर ये सिमिलर ही नहीं होनी थी। ठीक है बच्चों, एंगल का इस एंगल का इन दो साइड्स के बीच में आना जरूरी है और इस एंगल का इन दो के बीच में आना जरूरी है, तभी आप ऐसे ऐसे इनको सिमिलर लिख सकते हो। अदरवाइज ये सारी कंडीशन बेकार हैं, तब भी ये सिमिलर नहीं कर पाएंगी इन ट्रायंगल्स को। ठीक है बच्चों, तो बाय एस ए एस रूल ट्रायंगल सिमिलर है। पहली ट्रायंगल का नाम आप जिस मर्जी ऑर्डर में लिख लें बच्चों, जिस मर्जी ऑर्डर में लिख सकते हो। बोलो, चलो जी, मैंने लिख लिया एम एन एल इज सिमिलर टू। अब देखो एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी थी, पी क्यू। तो इधर एम एन से स्टार्टिंग किया, यहाँ पी क्यू से करोगे। तीसरा क्या बचा, आर। क्या लिखोगे, पी क्यू आर। अपने आप सारी सेटिंग हो जाएगी। देखो इधर एम एल के कोर्स, एक मिनट यहाँ पे थोड़ी बच्चों देखते हैं। एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग पी क्यू, एम एल के कॉरस्पॉन्डिंग आर, एम के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू होना चाहिए। इसको बच्चों आप लिखेंगे क्यू पी आर। बच्चों देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, ध्यान से देखना। अब मैं भी गलत यहाँ कैसे हुआ, देखो एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने पी क्यू रख दिया। ठीक है, अब एम एल के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर होना चाहिए था। देखो एम एल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर नहीं बना। अब मेरे से गलती क्या हुई कि एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने पी क्यू रखना था, उस पी क्यू को हमने कैसे लिखना है, क्यू पी आर। पी क्यू को क्यू पी भी तो लिख सकते हैं हम, पी क्यू क्यू पी में तो कोई फर्क नहीं, लेकिन इसकी वजह से कितना पंगा पड़ गया। देखो एम एल के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर होना चाहिए था। अब देखो एम एल के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर है ना, लेकिन पहले केस में क्या हो गया था, पी आर हो गया था, वो गलती हो जाती। दूसरी चीज़, एम के कोरस्पॉन्डिंग क्यू होना चाहिए था, यहाँ एम के कोरस्पॉन्डिंग पी बन गया था। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे माइंड में आया कि एम के कोरस्पॉन्डिंग तो क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे पहला लेटर क्यू होना चाहिए ट्रायंगल का। ठीक है ना, दूसरी चीज़, अब एम एन था, एम एन के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू होना चाहिए था, तो पी क्यू में से पहला लेटर क्यू तो यहाँ आ चुका है, तो इट मीन्स यहाँ पी लगाना है आपको। ठीक, तो अब ये पूरी ट्रायंगल जो है सेटिंग इसकी हो चुकी है बच्चों। इस तरह से आप लिखेंगे कि ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर है। क्लियर है आपको, तो एम एन के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू बन गया, पी क्यू क्यू पी एक ही बात है बच्चों। एम एल के कोरस्पॉन्डिंग क्यू आर भी बन गया और एम के कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यू भी बन गया। इस तरह से आपको इनकी नेमिंग लिखनी होती है सिमिलैरिटी में। ठीक है बच्चों, ये नहीं कि आप जैसे मर्जी इसका नाम लिख दें। फर्स्ट ट्रायंगल का जैसे मर्जी शुरुआत कर लो, दूसरी की उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आपने लिखनी है नेमिंग। तो ये था बच्चों फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी कुछ देखो, वैसे आप डायरेक्ट देख के इतना तो आप भी समझ गए होंगे किन दो रेशियोज़ को मैं उठाने वाला हूँ। 2.5 के साथ किसकी लूँ मैं, 6 की या 5 की, किसकी रेशो लेनी चाहिए हमें, 5 की। 3 के साथ 6 की, क्योंकि उनसे इक्वल आ रहा है ना रेशो। तो ए बी के अपॉन में हम ले रहे हैं डी एफ 2.5 अपॉन 5। ये तो मैं बार बार कर चुका हूँ, 2.5 अपॉन 5। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ कि ये कितना आ जाएगा, 1/2। इसी तरह बी सी अपॉन ई एफ, ये भी कितना आ जाएगा, 3/6, 1/2। तीसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ भी दिया हुआ है बच्चों, 80 डिग्री। अगेन यही कंडीशंस आ गई हैं, लेकिन इतनी आसानी से आप इसको एस लगा के सिमिलर नहीं लिख सकते। मैंने क्या बताया है, जिन दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल है, तो वो फर्स्ट एंगल जो है वो ऊपर वाली दो साइड्स के बीच में आना जरूरी है,
और सेकंड वाला एंगल नीचे वाली दो साइड्स के बीच में आना जरूरी है, तभी आप SAS रूल से इनको सिमिलर लिख सकते हो। इतनी जल्दी नहीं लिख सकते। तो करते हैं चेक बच्चों। एंगल ए किन के बीच में आना चाहिए? AB और BC के बीच में। तो चेक करें जी। ये देखो बच्चों, ये AB, ध्यान से देखो, ये AB लाइन है और ये BC लाइन है। ये AB, ये BC, इन दोनों के बीच में कौन फंस गया? एंगल B। A तो नहीं आया, A तो सिर्फ यहाँ साइड पे बैठा है, A तो यहाँ पे बैठा है। इन दो साइड्स के बीच में ये एंगल आ रहा है ना, एंगल A तो यहाँ पे बैठा है हवा में, ठीक है ना। इन दो साइड्स के बीच में तो एंगल B आ रहा है बच्चों, एंगल A नहीं आ रहा। इट मीन्स क्या है कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। चाहे कि आपको दो साइड की प्रोपोर्शन भी इक्वल मिल गई इसमें, चाहे आपको दो साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल मिल गई है इसमें और एक एंगल भी इक्वल, लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कि एंगल जो है साइड्स के बीच में नहीं आ रहा, ठीक है बच्चों। इसलिए आप क्या लिखेंगे? दिस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर। तो मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि ये नॉट सिमिलर क्यों आया। वो तो कहते हैं कि साइड्स की प्रोपोर्शन इक्वल आ गई, एंगल इक्वल आ गया, तो ये तो ऐसे ऐसे सिमिलर हैं। तो उनको ये पता नहीं होता कि एंगल साइड के बीच में आना भी जरूरी है, तभी सिमिलर हो सकती हैं, तभी SAS रूल लगता है। SAS मतलब एंगल इज बिटवीन द साइड्स, शुड बी। ओके बच्चों, तो इनको आप लिखेंगे नॉट सिमिलर। ये था पार्ट नंबर 5। अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट। इसको आप पॉज करके खुद भी कर सकते हैं। तो सामने देखने से तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है बच्चों, क्या ये सिमिलर हैं? देखें, इसमें एक एंगल 70, इसमें 70 है ही नहीं। इसमें एक एंगल 80, इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है बच्चों। एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, कितना है? 80 डिग्री। तो इसका D किसके इक्वल है? अब आप मैक्सिमम बच्चों पॉज करके इसको लिखेंगे सिमिलर है या नॉट सिमिलर। पॉज करके इसको सॉल्व करना। तो आई थिंक आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा, दैट इज़ नॉट सिमिलर। लेकिन ये बच्चों सिमिलर हो सकती हैं, कैसे? क्योंकि अभी आपने इसके थर्ड एंगल की कहानी सुनी नहीं, देखी नहीं। इनका थर्ड एंगल निकाल के देखें बच्चों। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम कितना होता है एक ट्रायंगल के? 180 डिग्री, है ना। तो देखो बच्चों, 80 + 70 कितना हो गया? 150। टोटल कितना होना चाहिए? 180। तो 150 तो इनका बन गया सम, तो ये एंगल कितना बचा? 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। इसी तरह इनका सम कितना बनता है? 80 + 30 110, 110। टोटल होना चाहिए तीनों का 180, तो ये कितना बचा? 70 डिग्री। अब बच्चों इसकी पिक्चर देखें जरा। पहले आपने देखी, आपने नॉट सिमिलर इसको समझ लिया होगा कि एंगल डिफरेंट है, लेकिन इसका थर्ड एंगल तो अभी खेल तो बाकी था। थर्ड एंगल दोनों का निकाला हमने। अब चेक करो बच्चों, E इक्वल टू क्या था? एंगल D किसके इक्वल आ गया? एंगल P के। और एंगल F इज इक्वल टू एंगल R। तो सारी कहानी ही बदल गई है, सारे ही एंगल इक्वल आ गए। इट मीन्स ये बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रिपल एंगल और एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ये ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। अब पहली का नाम आप जैसे मर्जी रख दें, DEF रख दिया। आप D के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल लिया था? P। उसके बाद E के कॉरस्पॉन्डिंग Q, F के कॉरस्पॉन्डिंग R, F। तो ट्रायंगल दूसरी का नाम क्या लिखोगे? PQR। तो ये बच्चों सिमिलर हो गई हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। इसमें से एक पार्ट मोस्टली आ जाता है 2 मार्क्स में, कि आप बताएं सिमिलर हैं या नहीं। अगर सिमिलर हैं तो किस रूल से हैं। इस तरह से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। 1 नंबर रूल लिखने का होता है और एक यस या नो लिखने का कि सिमिलर हैं या नहीं, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको CPST रूल जो शुरू में बताया था, इसके बेसिक्स में जो फर्स्ट वीडियो है 6.3 की बेसिक्स, तो वो दोबारा से आपको मैं रिमाइंड करवाने लगा हूँ बच्चों। मान लो कि ABC इज सिमिलर टू PQR, अगर आप प्रूव कर देते हो तो मैंने बताया था आपको कुछ लाइफ लाइन्स खुल जाती हैं बाय CPST रूल। तो वो क्या क्या कंडीशंस हैं लाइफ लाइन जो आप इक्वल निकाल सकते हो? AB
इसके कोरस्पॉन्डिंग अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये आप इक्वल लिख सकते हो। और इसी तरह एंगल ए इज इक्वल टू पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू आर, ये भी आप इक्वल ले सकते हो जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गई। इनमें से जो आपको चाहिए वह आप फ्री माइंड होकर निकाल सकते हैं। तीन साइड्स तो हम कभी इक्वल निकाल दें बच्चों, हमें रिक्वायरमेंट हमेशा किसी दो की होती है, या इन दो की, या इन दो की, या इन दोनों की। तो कोई दो हमने उठानी होती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन तीनों भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होंगी, मैं आप यहाँ से किसी भी कंडीशन का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो बाय CPST रूल। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट अब इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही डिस्कस कर रहा हूँ। और एंगल जैसे मैंने ए लिखा है इक्वल टू पी, आप प्रॉपर ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 3 लेटर्स में, मान लो ABC PQR के सिमिलर है। ठीक है, अब आप लिखते हैं यहाँ पे एंगल ABC, तो इधर से कौन सा एंगल आएगा, जो ऑर्डर इधर है ABC वही ऑर्डर यहाँ लेना है, PQR। मान लो यहाँ से मैं निकालता हूँ एंगल ACB, A फिर C फिर B, तो इधर भी वही ऑर्डर रखना है, PRQ, ये ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्ट एंगल C इज इक्वल टू एंगल R ना लेके हमने पूरा पूरा नाम लिख लिया, ये भी कर सकते हो आप। ठीक, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। आपको गिवन है ट्रायंगल ODC, ये है ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। तो क्यों ना पहले हम CPST रूल से अपनी सारी लाइफलाइन एक साइड लिख लें कि ये हमें सिमिलर दे दी, तो अब उसके अकॉर्डिंग आपके पास कितनी लाइफलाइन खुल चुकी हैं, देखो OD अपॉन OB इज इक्वल टू DC अपॉन BA इज इक्वल टू OC अपॉन OA। एक तो आप इनको इक्वल जब मर्जी उठा सकते हो, और एंगल O इज इक्वल टू O तो होगा ही होगा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, ये भी उठा सकते हो आप जब आपका मन करे। ये क्वेश्चन में आपको उसने दे दिया। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और हमें क्या क्या दे दिया, ये दो एंगल दिए हैं, आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, DOC है ये वाला एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1। DCO ये वाला एंगल, इसको नाम दे देता हूँ 2। ठीक, OAB इसको मैं यही रखता हूँ, अभी नाम देना चाहो आप दे सकते हो बच्चों, इसको मैं यही रखता हूँ, अभी बताऊँगा क्यों। तो ये आपको एंगल फाइंड करने हैं, एक ये वाला OAB 1 2 और OAB ये फाइंड करने हैं। तो कुछ तो इसमें 9th क्लास की प्रॉपर्टी लगेंगी बच्चों। देखो ये तो बिल्कुल इजी सा है कि लीनियर पेयर बन रहा है, देखो दोनों का सम कितना 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ से एंगल 1 कितना बच जाएगा, 180 माइनस 125, तो एंगल 1 तो आ गया बच्चों 55 डिग्री। ठीक है, एक तो 1 फाइंड करना था, और आपको DCO यानी कि एंगल 2 फाइंड करना है, वो भी इजीली आ जाएगा। कैसे, ट्रायंगल DCO में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल D, ये जो 70 डिग्री है, इन तीनों का सम कितना 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, इस ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, ये तीनों का सम 180। 1 की वैल्यू हमने निकाल लिया बच्चों 55 प्लस 2 प्लस 70 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस इनको ऐड करेंगे बच्चों 125 इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 125, दैट इज अगेन 55 डिग्री। तो एंगल 2 भी 55 आ गया बच्चों। थर्ड देखें बच्चों, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखें, आपको क्या फाइंड करना है उसके बाद, OAB। अब आपको पता है पूरा नाम OAB है, लेकिन एक्चुअल में ये एंगल किसकी बात कर रहे हैं, एंगल A की। कौन सा एंगल पूछा गया है आपसे, एंगल A। तो देखो गिवन से भी हमें कुछ मिल रहा है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, ये मैंने उठा लिया क्योंकि हमें ये ट्रायंगल सिमिलर दी हुई थी, उस सिमिलैरिटी से हम CPST रूल से ये सारा कुछ इक्वल निकाल सके। ठीक है ना, बाय CPST रूल, ये आपको लिखना है गिवन में सारा, भी ये गिवन था इसकी वजह से ये सारे इक्वल आए बाय CPST रूल। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A मैं निकाल लेता हूँ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A। अब एंगल C की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो एंगल C ये रहा, एंगल C का नाम क्या रख दिया था मैंने, एंगल 2।
तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 55 इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए भी आ गया बच्चों। एंगल ए का अगर आप पूरा नाम लिखेंगे तो क्या होगा, ओ ए बी, दैट इज एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55। तो CPST रूल से काम बन गया हमारा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। कल हम करेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन। ओके बच्चों।